जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। अमर सिंह, अंकिता भदौरिया, विपिन कुमार, राजू गुप्ता, कुमकुम, संजय, लक्ष्मीपाल, सुधीर, अनुज, बबीता, विनोद, रंजीत, रिया, गुलशन, नेहू, अनुराग, पिंकी, मुजम्मिल, शुभम, आकाश, राणा, अरविंद, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे आपका तुगलक वंश को। और तुगलक वंश में मैंने आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 किस तरह उसका अंत हुआ। और उसके बाद में 1325 से 51 मोहम्मद बिन तुगलक, उसके संबंधित काल की बातें हमने की। और उसके बाद 1351 से 1388 उसका चचेरा भाई जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक वो गद्दी पर आया। पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था उसके कुछ विभाग: दीवान इस्तिहाक पेंशन के लिए, दीवान रिसालत लोक शिकायत के लिए, दीवान मुस्तक राज लगान के लिए, भित्ति चित्रकारी इसने बंद कर दी, सोने चांदी के बर्तन बंद कर दिए, महिलाओं के पीर मजार पर जाने पर रोक लगाई। इसने बहुत सारे नगर बसाए, बहुत सारे नगरों में नाम आता है। कई जगह आपको वर्णन मिलेगा कि इसने 300 नगरों की स्थापना इसने की थी, जिसमें से फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली का है, जिसका नाम बदल करके एक मैदान भी है फिरोज शाह कोटला, आप लोग जानते होंगे, अरुण जेटली जी के नाम पर इसका कर दिया गया। ठीक है। फतेहाबाद को इन्होंने, उत्तर प्रदेश फतेहाबाद को इन्होंने बसाया। और आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका शहर है जौनपुर। क्या बोलोगे? जौनपुर। जौनपुर को हम लोग सिराज ए हिंद कहते हैं, जिसको किसकी याद में बसाया गया है? आपका जूना खां की याद में। अब ये जूना खां कौन है? तो आप कहेंगे जूना खां है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी अपने चचेरे भाई की याद में। चचेरे भाई की याद में इसने क्या बसाया? आपका किसको बसा दिया? जौनपुर नगर को। उत्तर प्रदेश में है। फिरोजाबाद ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो अपने नाम पर ही इसने बसाया है। ठीक है। इसके समय पर बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी। फारसी भाषा की ये पुस्तकें हैं। क्या बोलोगे? फारसी भाषा की ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो बरनी है, ये बरनी किसके काल में रहता था? एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में रहा है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इन दो शासकों से संबंधित रहा है बरनी, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों से संबंध रहा है। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी। फुतुहात ए फिरोज शाही। तो आप देखेंगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में ये पहला प्रयास हुआ कि किसी शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है। क्या बोलेंगे? तो क्या नाम है? फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? भैया जी वो फिरोज शाह तुगलक है। इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। ठीक है। जिसका नाम क्या है सिक्के का? ससगनी सिक्का। आपसे पूछे अन्य सिक्के भी इसने चलवाए। अन्य सिक्कों में नाम आता है इसका अद्धा और बिख, जो तांबे के थे। अन्य सिक्के कौन कौन से थे इसके? अद्धा सिक्के का नाम है ये, और बिख ये तांबे मिश्रित सिक्के थे। जो किसने चलाए थे? ये भी आपका प्यारे बच्चे फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। ठीक है। इतनी बात में कोई परेशानी? आगे चलेंगे, आज की क्लास हमारी होगी। नेक्स्ट है, यह है अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली लेकर के आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अशोक के जो स्तंभ लेख थे उनकी संख्या कितनी है? फटाफट से बताएंगे। तो अशोक के स्तंभलेख, मैंने बोला था अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे, उन जो रॉक एडिक्ट थे उनकी संख्या थी आपका प्यारे बच्चे 14। लेकिन जो पिलर एडिक्ट यानी कि स्तंभ लेख उसने लिखवाए, उन स्तंभ लेखों की संख्या है 7। गुहा लेख इसने 3 लिखवाए थे। तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे आप कि स्तंभ लेख 7 थे, जिसमें रामपुरवा भी था, लोरिया अरारेज था। लेकिन आपको याद है टोपरा स्तंभ, ये कहाँ था? हरियाणा में। और मेरठ स्तंभ जो था, इन दोनों को ये बोला कि ये ना तो मुझे मेरठ में अच्छा लग रहा है और ना हरियाणा में। इनको कहाँ लेकर के ये आया? दिल्ली लेकर के ये आया। राज सिकरवार जी कह रहे हैं स्तंभ लेख की संख्या 14 है। नहीं प्यारे बच्चे, शिलालेख की संख्या 14 है। तो क्या बोलेंगे? अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली लेकर के आया। टोपरा स्तंभ ये तो रास्ते में टूट भी गया था, हाथियों से खिंचवा करके, बहुत सारे दासों को लगा करके खींच करके इनको लेके आया। ठीक है। 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत इसने करवाई। क्या बोलोगे? 1368 में क्या हुआ? 1368 में कुतुब मीनार पर गिर गई थी बिजली। तो कुतुब मीनार के बारे में अगर हम बात करें, इल्तुतमिश
ने सबसे पहले उसको बनवाया, पूर्ण करवाया, लेकिन शुरुआत उसकी नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। एक बार वो क्षतिग्रस्त हो गई तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, यहां पर क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। बिजली गिर जाने की वजह से फिर इसने इसको मरम्मत कराया। जैसे सन 1505 में भूकंप आएगा दिल्ली में, तो उस समय सिकंदर लोधी रहेगा, तो सिकंदर लोधी क्या करेगा? तब वो कुतुब मीनार का मरम्मत करवाएगा। ठीक है। एफएसटी के बाद के शासक आप लोग पढ़े ना पढ़े एक ही बात है। ठीक है, क्या बोलोगे? एफएसटी के बाद के शासक है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। भैया इसको किसने कहा है सल्तनत काल का अकबर? मेरे प्यारे बच्चे, सल्तनत काल का अकबर इसको एल्फिस्टन एक इतिहासकार है उसने कहा है। एफएसटी के बाद का शासक है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। बहुत कम प्रश्न आज तक पूछा ही नहीं गया कोई। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है। फिर अबू बकर शाह। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे काल के लिए 1388 और 1389 तक ये तीन हो गए। ये फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासक हैं। भैया अगर पूछ लिया बर्नी किसके शासनकाल में रहता था, दोनों, क्यों पूछेगा भाई? मतलब ही नहीं बनता है। दोनों के काल में था तो दोनों विकल्प में क्यों देगा? ठीक है, आगे आएंगे। उसके बाद में फिर नसरुद्दीन बकर शाह के बाद में मोहम्मद शाह, ये 4 साल के लिए। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये 1394 से 95 के लिए। और नसरुद्दीन महमूद, ये इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका प्यारे बच्चे तुगलक वंश है, क्या बोलोगे इसका अंतिम शासक कौन है? वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसी को हम अंतिम शासक कहते हैं, जो 1395 से 1414 तक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ये राजा आपको बीच के याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। एक फैक्ट आता है कि कई बार आप पुस्तकों में देखते होंगे और थम्स अप करना बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि तुगलक काल हमने तो लिखा 1414 तक, लेकिन कई पुस्तकों में 1398 ही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है दोस्त, क्योंकि 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। इस दुनिया में तीन खतरनाक, सिकंदर दुनिया जीतने चला था, 1221 में चंगेज खां है वो दुनिया जीतने चला था, और ऐसा ही था तैमूर लंग, लंगड़ा, ये दुनिया जीतने चला। ये जो हिंदुस्तान है ना, 1398 में आया, और देखना एक दिन में 50,000 कत्ल की ये कवायद जब ये आया हिंदुस्तान में प्यारे बच्चे, तो यहाँ एनसीआर के पास में रोज 50,000 कत्ल करके तब वापस निकला। इसको जो टक्कर दी ना, ये यहां पर मेरठ में तो इसको टक्कर मिली थी, जहां से इसका क्या रुख आपका बदल गया था, इधर सिंध की तरफ। ये समझ गया था इधर आपका टक्कर नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है कि 1398 में? क्योंकि तैमूर लंग इतना खतरनाक था कि जब 50,000 से रोज काटे गए, इतनी तबाही मिली, कहते हैं कि दिल्ली जहां से तैमूर लंग गुजरा वहीं सब कुछ उजड़ गया। हिंदुओं का कत्ल किया गया, और हिंदुओं के इस कत्ले आम की वजह से तैमूर लंग के अधीन आ गया नसरुद्दीन महमूद भी। कमजोर शासक था। अब ये जो कमजोर शासक है, तो कंट्रोल किसका हो गया? तैमूर लंग का। तो इसके बाद जो नसरुद्दीन महमूद ने शासक किया, वो तैमूर लंग के डर के अंदर शासन किया। इसीलिए कहते हैं कि 1398 तक ही प्रभाव रहा तुगलक वंश का। गुरुजी ये लोग भारत में ही क्यों ज्यादा आक्रमण करते थे? निखिल कुमार पूछ रहे। बेटा आक्रमण पूरी दुनिया में सब जगह हुए हैं। आप भारत का इतिहास पढ़ते हो, इसीलिए हमको भारत का लगता है कि भारत पर आक्रमण हुए। दुनिया में सब जगह आक्रमण हुए। यूरोप में भी आक्रमण हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं। राजन राय जी टू मच थैंक यू, ध्यान से आएंगे। इसी समय नसरुद्दीन महमूद के समय ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकी वंश का संस्थापक कौन था? वो मलिक सरवर है, सखर नहीं, मलिक सरवर। क्योंकि जौनपुर जो बसा है वो किसके समय पर बसा? फिरोज शाह तुगलक ने उसको बसाया अपने भाई एमबीटी की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसा। तो जौनपुर पर जो कंट्रोल था, मिर्जापुर वाला जौनपुर नहीं है, जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं। तो ये जौनपुर का कंट्रोल किसने ले लिया? ख्वाजा जहां ने ले लिया। ठीक है, तो दिक्कत इतनी बात में। तो कंट्रोल
इसके हाथ में आ गया किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकी वंश का संस्थापक। आप कभी यूपी पुलिस के या आपको बात करें यूपी के एग्जाम्स आप देंगे तो सरकी वंश का प्रश्न हमेशा बनता है। तो तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया? 1398 में। और अंतिम शासक आप समझ चुके हैं, नसरुद्दीन महमूद के समय पर हुआ। तो तुगलक वंश हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। तो पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश, उम्मीद करूंगा सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर खिलजी वंश हमने पढ़ा, सबसे छोटा काल। फिर तुगलक 1320 से लेकर के आपका 1320 से लेकर के आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे 1414 तक, सबसे लंबा शासनकाल 94 वर्षों का, 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451, बहुत अल्पकाल के लिए ये भी रहा और इसके शासक कोई बहुत बड़े शासक नहीं रहे। ठीक है, ध्यान से देखना। सैयद वंश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एकमात्र प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछा गया, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। पढ़ के रखना कि सैयद वंश की संस्थापना किसने की है। इसके जो स्थापना की है वो की है खिज्र खान ने, और रैयत आला उसकी उपाधि है। एक उदार शासक था, और कहते हैं उदारता कमजोरी का कारण होती है और जिसकी वजह से लोग क्या है मारे जाते। 1414 से 1421 रहा। इसके बाद में मुबारक शाह आया, मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद में आलम शाह, और ये अंतिम शासक है। तो एक तो पहला शासक याद रखें खिज्र खां, और अंतिम शासक याद रखें आपका क्या आलम शाह। ठीक है सर, हिस्ट्री से लगभग कितने प्रश्न आ जाएंगे? हिस्ट्री से भैया प्रश्न आ जाएंगे आपके लगभग 2। ठीक है। अच्छा, तारीख ए मुबारक शाही से हमको पता चलता है सैयद वंश के बारे में, और तारीख ए मुबारक शाही इस मुबारक शाह के लिए लिखी गई है। और किसने लिखी है? याह्या बिन सरहिंदी, ये इसके राइटर हैं, लेखक हैं। तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली पुलिस 2020 क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी पिछले वाले 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रथा राय जी बहुत धन्यवाद। सर उपाधि का क्या मतलब होता है? उपाधि मतलब टाइटल है, सम्मान दे देना किसी को। जैसे महात्मा गांधी जी को दी गई थी उपाधि अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दी गई, राय बहादुर की एक उपाधि होती थी, जैसे आज भी हिंदुस्तान में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। आगे नेक्स्ट भैया, क्या जैसे इन लोगों ने आक्रमण किया है कि भारत के राजाओं ने आक्रमण नहीं किया और देशों पर किया ना। चोल वंश में मैं आपको पढ़ाऊंगा राजेंद्र जी के बारे में। राजेंद्र ऐसे अकेले शासक हैं भारत के जिन्होंने भारत की सीमाओं से बाहर आक्रमण किया और श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया था। तो वो चोल साम्राज्य में पढ़ोगे, हिंदुस्तान में भी ऐसे शासक हुए हैं। ठीक है, तो दिक्कत? वेरी गुड यार, तुम हेट यू ज्यादा लिखते हो। और फिर आता है सल्तनत काल का अंतिम वंश। क्या बोलोगे? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जिसका नाम है लोदी वंश। क्या बोलोगे? सल्तनत, कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश ये है, और इस अंतिम वंश के बाद में फिर मुगल साम्राज्य ने अपनी नींव डाल ली थी। कौन सा है? वो लोदी वंश है। कितने वर्षों तक इसने शासन किया है? तो क्या बोलेंगे भैया जी, इसने शासन किया है 75 वर्षों तक, 75 ईयर्स। आगे लोदी वंश भैया, ये जो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे ये कौन से धर्म से थे? मुस्लिम में। मुस्लिम में अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये सारे के सारे सुन्नी शासक थे, मैक्सिमम। क्या थे ये सारे? ये सारे सुन्नी शासक थे। सर हरिहर बुक का पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाएंगे, विजयनगर साम्राज्य में आपको पढ़ाऊं। लोदी वंश की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ये गिलजई जाति थी, और ये दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश है। इसे थोड़ा सा समझाएं भैया, प्रथम अफगान वंश इसको क्यों बोल रहे हैं? तो आप लोगों को याद हो बलबन ने मेवातियों पर कौन सी नीति अपनाई थी? बलबन ने लोहो एवं रक्त नीति अपनाई थी। और जिन बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनते होंगे, वहां पर मैंने एक बात बताई थी
कि मेवातियों के खिलाफ लौह एवं रक्त नीति के लिए उन डाकुओं लुटेरों के लिए इसने 3,000 अफगानों को बुलाया था। कितने अफगान बुलाए गए थे? 3,000 अफगान। यानी जो ईरान वाला क्षेत्र है आपका आज वाला, अफगानिस्तान वाला आज का क्षेत्र है, यहां से बुलाए गए। तो ये लोग यहीं आकर के बस गए और ये सेनापति रहे, सेना में काम करते रहे। सेनापति तो तब नहीं थे, तब ये सेना में काम करते रहे गुलाम वंश से। धीरे 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 एक मौका ऐसा आया कि आपका प्यारे बच्चे बहलोल लोदी एक सेनापति बन के उभरा सैयद वंश के समय पर। सैयद वंश के समय पर जब ये सेनापति बना तो इसको मौका मिल गया और इसने स्थापना कर दी लोदी वंश की। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश है। दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश। क्या भैया द्वितीय वंश भी कोई आएगा? हाँ, दूसरा वंश आएगा शेर शाह सूरी का। वो भी इन्हीं के वंशजों में से एक है जो हुमायूं को हराएगा 1539 और 1540 में। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और 1451 से 1489 तक गद्दी पर रहे। देखो कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो मैंने बिंबिसार आपको पढ़ाए थे हर्यक वंश में। बिंबिसार का शासन रहा है प्यारे बच्चे 52 ईयर्स, 52 वर्षों का शासन है। अकबर और औरंगजेब आगे आएंगे। अकबर का 49 वर्षों का, औरंगजेब का भी 49 वर्षों का। शाहआलम द्वितीय जो 1760 से 1806 तक रहा, 46 वर्षों का शासन है। लेकिन वो तीनों शासनकाल है मुगलों में। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? तो वो बहलोल लोदी का है। फटाफट से बताएं कितने वर्ष? 38 वर्षों तक गद्दी पर रहा। बुजुर्ग शासक था, किसी से कोई युद्ध नहीं किया और शांति प्रिय नीति से चला। शांति प्रिय नीति से, किसी के साथ कोई बगावत नहीं। इसका मानना था कि सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। क्या बोलोगे? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल 38 वर्षों तक किसका है? वो बहलोल लोदी का है। ठीक है, बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। क्या बोलोगे? बहलोल लोदी, लोदी वंश का वह कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? चलो भाई बोलेंगे एक बार, फटाफट पढ़ लो। अरे सर जी आपको मंथली, सर यूपीएसआई में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल हर जगह आते हैं, हर परीक्षा में। भैया आपको मंथली कितने रुपए मिलते हैं? कितने बताऊं? चलो तुम्हारे मन के हिसाब से बताओ। तो क्या अर्थ है? जब आप नौकरी करके आओगे, जब आप मान के चलो आप बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, एसएसएफ में आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी दिन रात की ड्यूटी है, बहुत मेहनत आप करते हैं, असम राइफल्स में आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं। अब आप नौकरी करके आए, बड़ी छुट्टी में आए आप 3 महीने बाद, बड़ी मेहनत की आपने, बॉर्डर पर खाया ना पिया, बस काम करते रहे, देश की सेवा करते रहे। आप मुझे मिले और मैं आपसे पूछूं आपकी तनख्वाह कितनी? तो मेरे दोस्त उसका कोई अर्थ नहीं। अब देखो बहुत सारे लिखने भी लगे। एक बच्चा लिख रहा है आपको 20,000 रुपये मिलते हैं। भैया तुमने ज्यादा लिख दिए यार। 1 लाख मिलते हैं जी, 5 लाख मिलते हैं जी। एक कह रहा 50,000, एक कह रहा 80,000। तुम सब किसी का भी तुक्का ठीक नहीं है। ना 5 लाख वाले का ठीक है, ना 10 लाख वाले का ठीक। बोलो फटाफट से। भैया गिलगई जाति से क्या मतलब? देखो जातियां होती है, जैसे भारत में होती है ना, संथाल जाति है, असम में बोडो जाति है, मेघालय में मिजोरम जात। आपका क्या बात करोगे? आपका जो मिजोरम की मिजो हो गई, और मेघालय में हम देखते गारो खासी जयंतिया हो गई। ऐसी ये जनजाति है जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में रहती थी, गिलगई जाति। आ जाओ वापस। ऐसे ही प्यारे बच्चे जो राज्याभिषेक हुआ है 2 बार, वो राज्याभिषेक हुआ है फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। और क्या बोलोगे? एक बार थट्टा में हुआ था, आपका सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है थट्टा, और आपका एक दिल्ली में। तो फिरोज शाह तुगलक का भी हुआ है दिल्ली सल्तनत में। लेकिन लोदी वंश में किसका हुआ है? वो बहलोल लोदी का हुआ है। दरी पर बैठकर शासन करता था। अब आप समझ रहे हैं इस बात का क्या अर्थ है कि एकदम साधारण शासक ये था, साधारण शासक था। यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बारबक शाह गद्दी पर बैठे।
बारबक शाह, इसके बड़े बेटे का नाम। अब मुझे बताओ, अभी मैंने एक बात कही थी कि सरकी वंश जिसने जौनपुर को अपने अधीन कर लिया, तो वो सरकी वंश का संस्थापक कौन था? चलो बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? सरकी वंश का संस्थापक कौन था आपका? बोलेंगे एक बार फटाफट से। आप कहेंगे भैया सरकी वंश का जो संस्थापक है आपका, सरकी वंश का संस्थापक, बोलो भाई फटाफट से, मलिक सरवर था। मलिक सरवर था, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? सॉरी, पीछे थोड़ा सा छूट गया। बारबक साहब, मैं यहां पर एक बात आपको बता देता हूं। तो इसने क्या किया था कि इसका बड़ा बेटा बारबक शाह गद्दी पर बैठे, तो इसने जौनपुर पर आक्रमण किया, जौनपुर को स्वतंत्र कराया, जौनपुर को अपने बेटे बारबक शाह को सौंपा, अपने बेटे बारबक शाह को सौंपा, क्योंकि वो जौनपुर पर कंट्रोल हो गया था, वो दिल्ली से अलग हो चुका था, लेकिन इसने उसे वापस दिल्ली में मिलाया बहलोल लोधी ने, ठीक है। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे। तो बारबक शाह क्या गद्दी पर आएगा? नहीं। श्री बहलोल लोधी ने जौनपुर जाकर वहां उस समय शासक था हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बेटे बारबक शाह को वहां का गवर्नर बनाया था। लेकिन बारबक शाह गद्दी पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि इस चाल में, क्या बोलेंगे, इस चाल में दूसरा शासक आपका कामयाब होता है, कौन? सिकंदर लोदी। जिसे आपने देखा भी होगा, पहले बिंदुसार किसको शासक बनाना चाहते थे? सुसीम को, लेकिन सुसीम कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब कौन हुआ? छोटा पुत्र अशोक। इसी तरह प्यारे बच्चे, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517 तक गद्दी पर आया, ठीक है। 1504 सिकंदर लोदी को किसके लिए जाना जाता है? बहुत क्रूर शासक था। क्रूर का मतलब औरंगजेब की तरह एकदम क्रूर। तो 1504 में इसने आगरा को बसाया है, और 1504 में इसने आगरा राजधानी बनाई। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमको तो ये आगरा 1504 में बसा, लेकिन इससे पहले भी कई जगह आगरा का वर्णन मिलता है। तो ऐसा नहीं था, आगरा नहीं था। आगरा को इसने क्या किया है कि मॉडिफाइड किया। था तो पहले से, ऐसा नहीं है पहली ईंट इसने लगाई आगरा की, नहीं, था तो पहले से। लेकिन इसको जब कैपिटल इसने बना लिया और ये सीमांकित कर दिया कि अब राजधानी होगी, इसी के लिए इसने इसको मॉडिफाइड कराया और फिर कैपिटल बनाया। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद। ताजिया देखा है आपने, जो लोग खुद को पीटते हैं, शोक मनाते हैं, तो उस ताजिया को निकालना इसने बंद कर दिया। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगी। गंगा यमुना स्नान पर क्या हो गई? रोक इसकी हो गई, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, ऐसी रोक किसने लगाई? फटाफट से बोलें। इसका अग्रगामी शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इसी का अग्रगामी था, क्योंकि ऐसे ही काम फिरोज शाह तुगलक ने भी किए थे। मथुरा ज्वालामुखी का मंदिर तोड़कर इसने मांस तोलने को दे दिया था, ताकि जो हमारी हिंदू आस्था है उसको नुकसान पहुंचे। मतलब मूर्तियों के टुकड़े दे दिए, और मूर्तियों के टुकड़े दे करके बोला इनसे अब तुम मांस तोलो, मीट तोलो। भैया बहलोल लोधी को राजा किसने बनाया था? राजा नहीं, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां मैं आपको बताऊं। जैसे अंतिम शासक था आपका, अंतिम शासक था आलम। इसका इससे पहले जो वंश था सैयद वंश का, तो वो इतना नाखुश राजा था कि उसने अपनी सारी ही संपत्ति, सारे अधिकार बहलोल लोधी को दे दिए। बोला मुझे राजा ही नहीं रहना। ऐसे भी लोग तुमने देखे हैं, सब कुछ किसी और को सौंप दे। और इधर से मना कर रहा है बहलोल लोधी गद्दी लेने के लिए। उसने ऐसे पत्र लिखा कि भाई मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह, उसने बोला मैं तुम्हें अपने पिता की तरह चाहता हूं। ऐसा भी हुआ है कि कोई गद्दी देने को तैयार है और कोई गद्दी लेने को तैयार नहीं है। ध्यान से देखना, इसने गज ए सिकंदरी लागू किया।
जो कितने का था, 30 इंच का, भूमि मापने के लिए। गजे सिकंदरी, जैसे आज आप देखते हो ना, आज हम गट्ठे में भूमि नापते हैं, 8.25 फीट का गट्ठा होता है। आप घर में पिताजी से पता करना गट्ठा कितना होता है। तो आज हम जमीन नापने के लिए गट्ठे का 8.25 फीट, 8.25 का। तो इसने गजे सिकंदरी लागू किया था, जिसकी लंबाई कितनी थी, 30 इंच की थी। गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखोगे बहुत सारे जो कवि होते हैं वो अपने नाम बदल लेते हैं, है ना। विश्वास कुमार शर्मा, कुमार विश्वास हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो टाइटल था ये गुलरुखी था, और परीक्षाओं में बहुत पूछा गया। आ गया। एक बच्चा कह रहा है, गुरुजी बच्चों को बताओ पैसों में कुछ नहीं रखा है। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, पैसे में कुछ नहीं रखा, पैसे में बहुत कुछ रखा है प्यारे दोस्त। तुम नौकरी क्यों करना चाह रहे हो? अगर तुम में से कोई ये कहेगा ना कि जी नहीं सेवा के लिए, तो पैसे मिलेंगे तभी तो सेवा करोगे। फ्री में तुम में से कोई खड़ा हो जाएगा 50 साल बॉर्डर पे जाके, बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई। तो क्यों मैं बच्चों से झूठ बोलूं? पैसे में बहुत कुछ रखा है, लेकिन पैसा एक अलग विषय है। पैसे को आप कभी ऐसे हीन भावना से मत देखना, वो देवी लक्ष्मी का रूप है, उसमें बड़ी ताकत है, वो जीवन को आसान बनाता है। लेकिन पैसे को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, ये बात आप कह सकते। सिकंदर लोदी, ये सीन 2 पे दिखाएंगे एक बार, शायद छोटा फॉन्ट है तो दिखे ना। सिकंदर लोदी इसी के समय प्यारे बच्चे भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ, यानी फारसियों ने जो पहला ग्रंथ लिखा है वो लिखा है लज्जत ए सिकंदर शाही, लिखा गया। तो आपका दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो, मतलब पहला कौन सा फारसी ग्रंथ है जो भारतीय संगीत पर लिखा गया। तो वो है आपका प्यारे बच्चे लज्जत ए सिकंदर शाही। इसी के समय इसके वजीर मियां भुइया ने, इसका वजीर, वजीर मतलब राजा के जो सहायक होते थे, इसके समय इसके वजीर मियां भुइया ने मोठ मस्जिद, मोठ मस्जिद जिसको हम लाल मस्जिद कहते हैं, दिल्ली का निर्माण करवाया। अनुज सोनी एकदम ठीक लिख रहे हैं। और इसका निर्माण कब हुआ मोठ मस्जिद का? 1505 में, यानी आगरा के बसने और आगरा के राजधानी बनने के बीच में। मियां भुइया की रचना, मियां भुइया की जो रचना है, इसकी रचनाएं हैं दो, फरहंग ए सिकंदरी और तिब्बत ए सिकंदरी। ये पुस्तक लिखी है इसने सिकंदर लोदी को टारगेट करके। सनी पटेल जी कह रहे हैं गुरु जी सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं? सही निर्णय, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। सही निर्णय प्यारे बच्चे लेने के लिए आपको एक चीज देखनी होगी। आप अपने मजे के लिए जिंदगी में कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन आप अपने किसी भी काम को करते समय ये सोच लेना कि आपके इस काम का किसी को दुख ना पहुंचे, वास्तविक दुख। आप कहेंगे भैया धारा 370 हटाई तो पाकिस्तानियों को तो दुख पहुंचा। वो वास्तविक दुख नहीं है, वो लालच है, उनका स्वार्थ है। वास्तविक दुख होता है कि हम किसी का घर छीन लें, किसी की आजीविका को हम छीन लें। तो सही निर्णय वो होगा जिससे किसका वास्तविक नहीं दुखता दिल। आप मान के चलो आप किसी अच्छे कार्य के लिए अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध गए, तो भैया ये तो माता पिता को दुख होता होगा, हमारी माता जी को होता जब मैं घर नहीं जा पाता। कहती भैया तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मम्मी मतलब क्या कर सकता हूँ। तो ये वास्तविक दुख नहीं है, क्योंकि उनका जो दुख है, अगर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो जीवन में सही निर्णय लेने का यही एक रीजन है, आप सोचना किसी को वास्तविक दुख ना पहुंचे। ठीक है, क्या बोलोगे? इसको दाल मस्जिद या मोठ मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। यह दाढ़ी नहीं रखता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो दाढ़ी नहीं रखता था?
गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई। गले की बीमारी के कारण क्या हो गया, ये इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे इसका मकबरा कहां है? मकबरा इसका दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति कबीरदास। कबीरदास जानते हो? हिंदी में आप लोगों ने, जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि साखी सबद रमैनी, ये 3 रचनाएं हैं इनकी। साखी सबद रमैनी ये दरअसल में कबीरदास जी ने नहीं लिखी थी। इनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने देखा कि मेरे गुरुजी क्या कहते हैं, उसने उस सबको लिख लिया। सबने लिख लिया। तो क्या बोलोगे? कबीरदास साखी सबद रमैनी। गुरु नानक इन्हीं के समय हुए। गुरु नानक जिन्होंने किसकी स्थापना की? आपका सिख धर्म के जो संस्थापक है। राणा सांगा, आपको किस्सा सुनाऊंगा। राणा सांगा भारत का एक ऐसा वीर, और खुद लिखा बाबर ने, इस सरजमी पे मैंने एक ऐसा वीर देखा कि गर्दन धड़ से अलग हो गई है और वो व्यक्ति तब भी तलवार चला रहा है। करेंगे बात, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। उदयपुर के वंशज हैं, महाराणा प्रताप इन्हीं के वंश से थे। तो मैं राणा सांगा जी के बारे में परिचय दूंगा, और जब हम अकबर पढ़ेंगे तब महाराणा प्रताप जी के बारे में परिचय दूंगा। ठीक है, साखी सबद रमैनी, बिल्कुल हाँ, इसी को बोलते हैं इकट्ठा बीजक, हिंदी साहित्य में आता है। फिर तीसरा शासक आता है इब्राहिम लोदी, और ये अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का। लिखा हुआ है, सॉरी सीन 2 पे दिखा देंगे एक बार, छोटा फॉन्ट है। क्या लिखा हुआ है? दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक है। क्या भैया इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी? हाँ जी। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका शुरू हो जाएगा मुगल साम्राज्य, और मुगलों को, मुगल वंश की जो स्थापना करेगा वो कौन करेगा? बाबर करेगा। बाबर परगना से आएगा, और बड़े मतलब अनुभव से आएगा। एक छोटा सा बच्चा जो तलवार उठा करके लड़ेगा अपने अधिकार के लिए, उसका नाम बाबर है, और तबाही मचाएगा यहां आकर के। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये कैसा रहा है? निर्णायक रहा है, और बहुत जगह किताबों में आपको लगेगा कि राणा सांगा की हार हुई, लेकिन यह गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, पानीपत का युद्ध, यह पानीपत का युद्ध इसके अंतिम समय पर हुआ है 21 अप्रैल 1526 को। यह हम बाबर में ही पढ़ेंगे, कैसे बाबर आया, क्या इतिहास है। सिर्फ आप अभी इतना जाने कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ है, और इसमें कौन? बाबर की जीत हुई है। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला शासक है इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। यहां पर बहुत सारी चीजें आपके सीखने के लिए मैं बताऊंगा कि बाबर जब आएगा तो बड़े तरीके से आएगा, तोप वोप लेकर के। तुगलमा युद्ध नीति मैं आपको बताऊंगा, तुगलमा युद्ध नीति का उसने प्रयोग किया, उस्मानी विधि का प्रयोग किया, तोपों को सजाने की एक विधि, रूमी विधि का वो इस्तेमाल करेगा। तो इन तोपों के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाबर के पास ये तोप कहां से आई, और इस दिल्ली सल्तनत से भी बेहतरीन इतिहास वो आप लोग जानेंगे कहां पर? मुगल। क्योंकि यहां पर भारत के राजाओं की कहानी बहुत आएंगी, भारत के वीरों की कहानी बहुत आएंगी जिन्होंने संघर्ष किया है। ठीक है, तो दिक्कत तो याद रख लेना, राणा सांगा इस युद्ध में, खतौली के युद्ध में निर्णायक रहे। पानीपत का युद्ध आपका 1526 में हुआ है, 21 अप्रैल 1526। पानीपत दूसरा होगा 1556 में, पानीपत तीसरा होगा 1761 में। इसी दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी ने इसको क्यों बुलाया, ये हम बाबर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिक्कत इस बात में, इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा गुरुजी तुर्क चहलगानी क्या होता है? बेटा क्लास में बता चुका, ध्यान से पढ़ें। 40 सरदार थे जिनको संगठित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन बलबन ने उनको खत्म कर दिया था।
चलो भाई, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हाँ पढ़ाएंगे अंकेश कुमार जी, वो अलग ही एक टॉपिक है, निश्चिंत रहे, वो मेरी जिम्मेदारी है। सुमित राठौड़ जी, टू मच थैंक यू। इतिहास में जिसकी लाठी थी उसकी भैंस थी, बिल्कुल आज भी है। आप कमजोर मत समझो। कहते ना कि सामने से कोई व्यक्ति चल के आ रहा है, आपने धर्म का पर्दा डाल रखा है। आप बोले कि बाबर, लोग ऐसे हेट कर रहे हो, उससे क्यों हेट कर रहे हो भाई? आप सोचो ना उसमें क्या इंटेलिजेंस रहा होगा कि बाहर से आकर के पूरा भारत को कंट्रोल कर लिया उसने। तो ये पढ़ने की चीज है, ये रिसर्च करने की चीज है कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या कमियां थी। ऐसे बाबर को देख के ये गुरुजी मेरा इनको पढ़ने का मन नहीं करता, क्यों नहीं मन करता भाई? सीखो ना। पढ़ने का मन किसको करता है? तुम्हारा जिस किसी का बाबर को पढ़ने का मन नहीं करता, उसका बॉलीवुड की फिल्में देखने का मन करता है। यही तो मन करता होगा। उसमें क्यों मन करता है? उसमें ऐसा विशेष क्या है? वो देख के तुम क्या ही प्राप्त कर लो? कम से कम अपने इतिहास के बारे में जानो कि अत्याचार की एक कहानी है। तुमको इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि तुम जानो कि तुम जब तक कमजोर हो तो विदेशी ताकतें तुम्हारे ऊपर हावी रहेंगी। आज सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, चीन के बाद में। और चीनियों ने कंट्रोल कर रखा, वो अपने बाजार में एंटर भी नहीं होने देते किसी को, तो दुनिया में सबसे बड़ा बाजार तो हमारा हुआ। तो दुनिया अपनी चीजें बेचने के लिए कहाँ मौका देखता है? भारत में। और हम लोगों को तो लीड करना चाहिए ना, क्योंकि सबकी मार्केट हमारे यहाँ, हम कंट्रोल करते हैं, हम दुनिया को चलाते हैं। सर शेरशाह सूरी कब आएगा? शेरशाह सूरी आएगा भैया, 1540 से 1545 तक शासन करेगा शेरशाह सूरी दिल्ली पर, द्वितीय अफगान वंश होगा। राणा सांगाजी के बारे में कल बताएंगे प्यारे बच्चे, मतलब अगली क्लास में बताएंगे। भैया जी लोहे स्तंभ किसने बताया? बताया तो था यार मैंने आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था लाल, वो आपका सॉरी जो कुतुब मीनार वाले परिसर में, उसी के सामने लगा हुआ है। नहीं उमेश कुमार जी एक नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। हाँ अपने लोग एक नहीं थे, एक बच्चे ने लिखा, अपने लोगों का एक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत सा। भैया जी पाकिस्तान का इतिहास क्या होगा? अरे पाकिस्तान का इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान अपना बच्चा है, सेम इतिहास है। सर मराठे कब आएंगे? मराठे आएंगे औरंगजेब के बाद में आएंगे, जब हम ये पढ़ लेंगे पहले आपका मुगल साम्राज्य, फिर उसके बाद में। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और चीज़ों को रिवाइज आप करते चल रहे हैं ना, एक बार बताएंगे तो उम्मीद करूंगा आप चीज़ों का रिवीजन सही से कर रहे होंगे, और रिवीजन करते रहें। ठीक है, बहुत मन लगा के पढ़ो, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, किसको क्या सैलरी मिलती है। अच्छा आपको पता है कि मुकेश अंबानी दुनिया नहीं सॉरी भारत का सबसे अमीर आदमी, राधा कृष्ण दामानी भारत के सबसे अमीर आदमी, इनकी कितनी सैलरी होगी? मतलब नहीं है ना आपको उन चीज़ों से, नहीं होना चाहिए। मेरा वेतन, मुझे मिलते हैं 10,000 रुपये, इतना आप मान लो, ये मान के चलो अपने दिमाग में, जिनको खुश होना है तो वो इसको एज्यूम कर लें। ठीक है, आराम से, उसको कोई अर्थ नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मेहनत करो प्यारे बच्चे, पढ़ते रहो। और ये एससी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। कभी भविष्य में आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे तो तब पढ़ेंगे साथ में मिलके, हम भी रिसर्च करेंगे, तुम भी करना, साथ मिलके पढ़ेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जय मां सरस्वती।